नमस्कार साथियों, वैदिक आईएएस में आपका स्वागत है। जैसा कि पीसीएस 2021 का नोटिफिकेशन भी आ चुका है और बहुत सारे लोगों का क्वेरीज आया, कमेंट्स आया, मैसेज आया कि सर की क्लासेज नहीं शुरू हो रही हैं। तो क्लासेस तो हमने कहा था कि मोस्ट प्रोबेबली फरवरी में शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके एग्ज़ाम के पहले सारे के सारे लेक्चर्स के हमने बता रखे थे डेमो कि 15 से 20 लेक्चर्स होंगे हर विषय के, और क्या कहते हैं पढ़ा के ख़त्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। और फिर जब शुरू हो जाएंगी क्लासेस तो बंद नहीं होगी, अनवरत चलती रहेंगी। जैसे आज से मेरी क्लास शुरू हो रही है तो आज के साथ लेके कल से आपको हमेशा हर सब्जेक्ट के दो वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगे जो क्लासेस चल रही हैं कंटिन्यूटी। अब जैसे हम बात करेंगे पहले क्या पर्यावरण की, तो इसके पहले भी पर्यावरण का क्लास लिया था हमने और इसके 16 लेक्चर हमने बता रखे थे आपको। और उन 16 लेक्चरों में जो भी बेसिक क्वेश्चंस बने थे वो सब पर्यावरण के हमारे क्लास से ही बने थे। ये हम नहीं करें, ये आप लोगों ने खुद कहा था कमेंट्स करके कि मैंग्रोव से, रामसर सम्मेलन से, या फिर जो उनके फैक्चुअल क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल थे सारे बने थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि क्वेश्चन आते कहाँ से हैं पर्यावरण से, और कहाँ से कॉन्सेप्चुअल आते हैं और कहाँ से फैक्चुअल आते हैं, ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि फैक्ट कहाँ से आते हैं और कॉन्सेप्ट कहाँ से आते हैं। पहले ये देख लीजिए, जैसे पहला ही चैप्टर पढ़ता है जैवमंडल बायोम, पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र को पढ़ाने के बाद की बात कर रहा हूँ कि जो जैवमंडल और बायोम चैप्टर है आपका, ठीक है, यहाँ से आप उठा के देखोगे पेपर तो यहाँ से सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, और क्वेश्चन भी क्या आया हुआ है, कॉन्सेप्चुअल आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ोगे तो पारिस्थितिक तंत्र, वहाँ से भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया है, ठीक है। जो पारिस्थितिक तंत्र है यहाँ से भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया है और इसके प्रकार से भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया है। पिछले 3 साल के पेपर के अकॉर्डिंग आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। फिर अगर प्रदूषण पढ़ोगे इसमें तो प्रदूषण से फैक्चुअल क्वेश्चन भी आया है, अम्लीय वर्षा वगैरह को लेकर इन चीज़ों से, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एक आध आए, लेकिन फैक्चुअल की संख्या थोड़ा सा ज़्यादा रही है, ठीक है। फिर अगर आगे बढ़ोगे तो भारत में पर्यावरण सम्मेलन, पर्यावरण संरक्षण के लिए जो प्रयास किया जा रहा है वहाँ से दोनों तरह के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। भारत में पर्यावरण, ठीक है, संरक्षण, यहाँ से दोनों तरह के क्वेश्चंस बने हुए हैं, कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल भी। फिर भारत में जैव विविधता, यहाँ से सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए हैं, जैव विविधता से सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए हुए हैं। आगे संरक्षण से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण से भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो अधिनियम है वो बाद में बताएंगे। पर्यावरण संरक्षण कानून है, अधिनियम है, सम्मेलन है, संगठन है। यहाँ से कॉन्सेप्चुअल की संख्या कम है लेकिन फैक्चुअल की संख्या ज़्यादा है। जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और वन्य जीवन अधिनियम, ये सब पूछता रहता है एग्जाम्स में हमेशा, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है और ये रखना है कि कहाँ से कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल आ रहे हैं, तो अपनी एनर्जी हमें इस विषय में कहाँ लगानी है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का क्वेश्चन आता है, तो IPCC, यूनेप, कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे क्वेश्चन क्या आ रहे हैं आजकल, क्या कहते हैं, फैक्चुअल आ रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल गिने चुने आ रहे हैं। जैसे अगर कोई सम्मेलन होता है, पेरिस में 2015 का हुआ, उसके बाद जो सम्मेलन हुआ उससे क्वेश्चन पूछ सकता है, टेम्परेचर डिडक्शन से पूछ लेता है, वनों से पूछ लेता है, वनोन्मूलन से पूछ लेता है, वहाँ से जाके कॉन्सेप्चुअल बनते हैं, नहीं तो फैक्चुअल क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस हो गया, जिसके लिए हम आपको मुश्किल से क्या कहते हैं 15 से 16 क्लास देंगे और कोशिश करेंगे कि कहाँ से कॉन्सेप्चुअल आता है, कहाँ से फैक्चुअल आता है, उनको बताने का प्रयास करेंगे। बाकी और क्लासेस हमारी पेड हो चुकी थी जो कंटिन्यू चल रही है। हमने कहा था हमारी क्लास जो है वो कंटिन्यू हमारी क्या कहते हैं निःशुल्क चलेगी, किसी से कोई पैसा नहीं है, सारे बच्चे क्लास कर सकते हैं और क्लास करने के लिए वैदिक आईएएस के यूट्यूब चैनल पर जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बात करेंगे हम अपने पहले चैप्टर्स की, इन्वायरमेंट की, ठीक है। और इन्वायरमेंट में लोग चीज़ों को पढ़ते हुए चले जाते हैं और आइडिया नहीं लगाते हैं कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा और फैक्चुअल बनेगा तो कैसे बनेगा। एक डेमो दे रहे हैं आपके सामने ही, जैसे कि पर्यावरण। पहले तो इसको जानने का प्रयास करेंगे कि पर्यावरण है क्या, ठीक, और इसके कारक क्या हैं, घटक क्या हैं, संघटक क्या हैं, ठीक है। पर्यावरण के, सॉरी यहाँ पे संघटक लिख लेना, पर्यावरण के कारक, घटक, संगठक क्या हैं, ठीक है। संगठक के बाद जब आगे बढ़ोगे तो मानव और पर्यावरण का संबंध कैसा है, ठीक है। मानव और पर्यावरण का संबंध कैसा है, ठीक है। और मानव जो है पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है, ठीक। देखो अब इस सिलेबस से ही
वाकिफ है कि अगर क्या है क्वेश्चन बनेगा तो बेसिकली नॉर्मल जानकारी के लिए बनेगा और यहाँ से भी फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन कारक घटक संगठक से क्वेश्चन बनेगा तो दोनों तरह से बन सकता है, कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल। फैक्चुअल कैसे बनेगा? फैक्चुअल ऐसे बनेगा, यही आपको इसके बारे में हम बता दे रहे हैं। फैक्चुअल का मतलब घटक कौन से हो सकते हैं? भौतिक, जैविक और ऊर्जा। देखो यहीं पे भौतिक, जैविक और ऊर्जा, ठीक है। अब ऐसे ही पूछ लेता है कौन से पर्यावरणीय घटक भौतिक हैं, कौन से जैविक हैं, कौन से ऊर्जा है। इसको अजैविक भी कह सकते हो भौतिक को। तो इस तरह से पूछ लेता है। जैसे अगर भौतिक में या जैविक में देखा जाए क्या आएगा? वायुमंडल आएगा आपका, जल आएगा, मृदा आएगा, ठीक है। वायुमंडल आएगा आपका, जल आएगा और क्या आएगा? मृदा आएगा, ठीक है। और जैविक में जाओगे तो सारे जैविक पादप आएंगे, जंतु आएंगे, सूक्ष्म जीव जंतु आएंगे, ठीक है। पादप आएंगे, जंतु आएंगे और सूक्ष्म जीव जंतु आएंगे। ऊर्जा में आपका सौर ऊर्जा भी आएगा, भूतापी ऊर्जा भी आएगा या अन्य प्रकार की ऊर्जा भी आएगी, ठीक है। भूतापी ऊर्जा या फिर अन्य प्रकार की जो ऊर्जा होगी वो सारी चीज़ें आएंगी। अब अगर आपको अच्छे से पर्यावरण और मानव के बीच का संबंध बैठाना है, पर्यावरण को समझना है, तो एक चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा कि क्या कहते हैं, इन चीज़ों को एक्सप्लेन करके समझना पड़ेगा कि ये कैसे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, ठीक है। जैसे अगर क्या है की बात करें, इस पे जाने के पहले तो पर्यावरण क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको वहीं पढ़ते पहले से आ रहे हैं कि परिधन आवरण, ठीक है। अब इसको हम डिफाइन करेंगे आपके सामने। आप पढ़ते आ रहे हो परिधन आवरण मतलब क्या कहते हैं? हमारे चारों ओर का जो आवरण है, ठीक है। और हमारे का मतलब क्या हुआ? हमारे का मतलब हुआ कि समस्त जीवधारी की बात की जा रही है, ठीक है। केंद्र में कौन है? समस्त जीवधारी है, मनुष्य हैं, पादप हैं, सारी चीजें हैं, ठीक है। समस्त जीवधारियों के चारों ओर, या फिर कह सकते हो कि समस्त जीवधारियों को जो अजैविक और भौतिक पदार्थ घेरे हुए हैं, या जो अजैविक और भौतिक पदार्थ का आवरण बना हुआ है। अजैविक और भौतिक मतलब जैविक और अजैविक पदार्थ का जो आवरण बना हुआ है वो क्या है? यही जो है क्या कहते हैं? पर्यावरण है। समझ में आया? एकदम एग्जाम्पल देके समझा दिया। और इस आवरण में कौन आता है? समस्त जीवधारी आते हैं, मनुष्य आता है, जंतु आता है, सारी चीजें आती हैं, ठीक है। और फिर ये भी कह सकते हो कि सौर मंडल जो है एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। तो इसका मतलब क्या निकलता है? अगर कोई कहता है कि सौर मंडल पर जीवन क्यों है, तो सौर मंडल एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। और वो संभव क्यों है? इसलिए संभव है कि सौर मंडल पर, या कह सकते हैं हमारे यहाँ क्या है? पर्यावरण है। जो यहाँ का पर्यावरण है, सौरमंडल का जो पर्यावरण है, वो क्या कहते हैं? जीवन के लिए आवश्यक संभावना बनाता है। समझ में आ गया? जैसे कि जब इन चीज़ों को पढ़ोगे, एक्सप्लेन करोगे, तो पर्यावरण के अपने अलग अलग मत आ जाएंगे। जो भौतिक विज्ञानी होगा वो क्या कहते हैं? जो भौतिक पर्यावरण को अपने तरह से देखेगा। जीव विज्ञानी होगा उसको जैविक पर्यावरण का तो अपने तरफ से देखेगा। सामाजिक वैज्ञानी होगा तो उसको आर्थिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण की तरह से अपने आधार पर देखेगा। तो कह सकते हो पृथ्वी के जीवन के आधार पर जो है संभावनाएं बनती गई और मानव क्या कहते हैं? अपने हिसाब से इसको कहता गया कि सामाजिक पर्यावरण के घटक हो गए, या क्या कहते हैं जीव विज्ञानी पर्यावरण के घटक हो गए। तो इस तरह से चीज़ों को डिफाइन करता चला गया। या फिर एक एग्जाम्पल ऐसे ले लीजिए, सिर्फ पहले दिमाग खोलिए और क्या कहते हैं? संबंध बिठाइए कि पर्यावरण पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है, और पढ़ती है तो फिर क्या कहते हैं क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। हर सब्जेक्ट में आप देखते चलिएगा कि कॉन्सेप्ट बनने की संभावनाएं हैं कि नहीं है, और फैक्ट बनने की संभावनाएं हैं कि नहीं है, ठीक है। ये जो भी फ्रेमिंग बनाया था ये घटक वाली, ये इंपॉर्टेंट है आपके फैक्चुअल के लिए, इसलिए कि क्वेश्चन अगर 3 ऑप्शन में से दूसरे को डाल दिया तो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे डाल दिया। जैसे पर्यावरण, अब ये चीज़ नोट कर सकते हो कि हमने बताया पर्यावरण किसका संगठक है, किसका संगठक है? जैविक और अजैविक के सम्मिश्रण का, ठीक है। जैविक और अजैविक, तो जैविक में क्या आएगा हमने आपको बता दिया, और अजैविक में क्या आएगा हमने आपको बता दिया सारी चीज़ें। मतलब कह सकते हो कि मानव निर्मित क्षेत्र जो है, या फिर सामाजिक क्षेत्र, या फिर क्या कहते हैं आर्थिक क्षेत्र, ये सारी चीज़ें तो बाद में होती चली गई ना। पहले तो मनुष्य का तालमेल पर्यावरण के साथ था, मनुष्य कुछ ना कुछ लेता था और कुछ ना कुछ देता था पर्यावरण को। लेकिन ये कम चीज़ें थी जब तक कि क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी नहीं आई थी।
ठीक है, पुनर्जागरण नहीं आया था, नई नई खोजें नहीं हुई थी, तब तक क्या कहते हैं, मनुष्य बैलेंस बना के चलता था। लेकिन आगे देखोगे जैसे ये बैलेंस गड़बड़ाता है, मनुष्य भौतिक क्या कहते हैं चीज़ों की प्राप्ति के लिए, पैसे कमाने के लिए बड़े बड़े कारखाने खोलता है, इंडस्ट्रियाँ लगाता है, तो क्या होता है, फिर पर्यावरण का डिग्रेडेशन शुरू होता है। क्योंकि खेत बनाने के लिए क्या करता है, वनों को काटता है, घर बनाने के लिए क्या करता है, वनों को काटता है, इंडस्ट्री लगाने के लिए क्या करता है, वनों को काटता है। तो वनों को काटता है लेकिन लगाता नहीं है। तो कह सकते हो कि धीरे धीरे इन चीज़ों के बढ़ने से क्या कहते हैं, क्या हुआ, प्रभाव खतरनाक होता चला गया। जैसे अभी हमने क्या बताया आपको यहाँ पे, जैविक, ठीक है, अजैविक, जैविक ऐसे ही लिखाया था ना हमने, और ऊर्जा, ठीक है। अब इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। अजैविक में हमारा पहला पॉइंट क्या था, वायुमंडल था, ठीक है, वायुमंडल था, जल था, और क्या था, मृदा था। पहले इन चीज़ों को समझना, तब आपका दिमाग जाके खुलेगा। वायुमंडल का मतलब पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत गैस का आवरण है। समझिए चीज़ों को, पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत गैस का क्या है, आवरण है, ठीक है। मतलब क्या है, सघन संरचना बनी हुई है। जो ये आवरण क्या करता है, ये आवरण क्या करता है, ये आवरण जीवों को प्रभावित करता है। कैसे जीवों को प्रभावित करता है, जैसे कि मान लीजिए गैस है, पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत गैस है, गैस का आवरण है, तो गैस क्या करती है, इस गैस में क्या है, गैस में धूल के कण हैं, जलवाष्प है, ठीक है, और यही गैस पौधों को प्रकाश संश्लेषण में मदद करती है, ग्रीन हाउस गैस में मदद करती है। वनस्पतियों के लिए क्या कहते हैं, महत्व है इसका अपने आप गैसों का। तो इस तरह से कह सकते हो कि वायुमंडल का अपना प्रभाव है, और वनस्पतियों से महत्व है, तो मतलब मनुष्य से भी कहीं ना कहीं इसका महत्व है। आगे बढ़ोगे जल के लिए, तो जल के लिए जैसे आगे बढ़ोगे तो पृथ्वी पर पाया जाने वाला क्या है, ये जल क्या है, अकार्बनिक तरल पदार्थ है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला जल जो है अकार्बनिक तरल पदार्थ है। तो कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा, क्या हुआ, लाइट लपटपा रही है, पाया जाता है, हमेशा सेम रहता है। समस्त पृथ्वी पर जल की मात्रा समान है, लेकिन क्या कहते हैं, परिवर्तन इसका जल का होता रहता है, एक से दूसरे रूप में इसका परिवर्तन होता रहता है। और यही जब एक से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है, जल वाष्पीकरण में वाष्प से जल बनता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, जल चक्र बोलते हैं। आगे जो मृदा का मनुष्य के साथ संबंध पढ़ोगे, या फिर मृदा का महत्व क्या है, तो अपने आप जान जाओगे। मृदा क्या है, जो भू परपटी है उसी को मृदा बोलते हैं। मतलब भूतल की सबसे ऊपरी क्या कहते हैं, परत को क्या बोलते हैं, हम मृदा बोलते हैं। तो मृदा में क्या होता है, खनिज होते हैं, आंशिक रूप से अपगठित पदार्थ जो है वो क्या होता है, मृदा होता है। या कह सकते हो जो शैलों का अपक्षण होता है, शैलों का अपर्दन होता है, तो क्या होती है, वो मृदा बन जाती है। तो मृदा क्या काम करता है, मृदा से फसलों की वृद्धि होती है, पौधे उसी में उगते हैं, और मनुष्य कह सकते हो कहीं ना कहीं उन पौधों को अपने उपयोग में लाता है। उन्हीं पौधों को कह सकते हो मिट्टी के कारण ही खेतों में फसलों को उगाता है, और वो उसके जीवन का आधार होता है, ठीक है। तो इस तरह से इन चीज़ों को आपको लिंकअप करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आपको पर्यावरण समझ में आएगा। दूसरे में जाओगे, पादप में जाओगे, तो वो चीज़ें हमने आपको एक्सप्लेन करके बता ही दिया। अगर आप पादप में जाओगे तो क्या होगा, पादप भी क्या है, एक जैविक संगठक है, ठीक है। पादप क्या है, जैविक संगठक है। क्या करता है, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। जैसे पौधों के बारे में आपने सुना होगा कि पौधे क्या करते हैं, पौधे ही जैविक पदार्थ का निर्माण करते हैं। जब पौधे जैविक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उन्हीं जैविक पदार्थों का पौधे उपभोग करते हैं ना। कह सकते हो कि उपभोग पौधे स्वयं करते हैं, और कह सकते हो पौधे क्या करते हैं, स्वयं पर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। और जीव क्या करते हैं, आगे जाओगे, जीव तो परपोषी भी हो सकता है, स्वपोषी भी हो सकता है, लेकिन अधिकांश जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी नहीं होते, परपोषी होते हैं, दूसरों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, ठीक है। तो स्वपोषी अपना आहार स्वयं बनाता है, परपोषी क्या कहते हैं, दूसरों पर निर्भर होता है। ये चीज़ें आप भी जान रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से इन चीज़ों को जब पढ़ोगे, इसका क्राइटेरिया अपने आप बढ़ता जाएगा, ऊर्जा का क्राइटेरिया अपने आप में बढ़ता जाएगा। पढ़ते जाओगे तो इसको लिंकअप करोगे कि हाँ सच में क्या कहते हैं, पर्यावरण में जैविक आता है, जैविक में वायु जल मृदा आती है, लेकिन इनका जो मिश्रण होता है कहीं ना कहीं वो पर्यावरण को बनाने में मेंटेन करता है। वायु जरूरी होती है पादप के लिए, जल जरूरी होता है पादप के लिए, मृदा जरूरी होता है पादप के लिए, और कहीं ना कहीं जो हमारा तीसरा घटक है ऊर्जा, ये तो सबसे महत्वपूर्ण घटक है क्या कहते हैं, पर्यावरण के लिए, ठीक है। देखिए आगे, अभी सिर्फ समझिए कि क्वेश्चंस बनते कहाँ से हैं। अब जैसे इसमें आपसे ऑप्शंस पूछ लेगा कि निम्न में से कौन से जैविक पर्यावरण है, निम्न में से कौन से भौतिक पर्यावरण है, तो इस तरह के फैक्चुअल बनेंगे, लेकिन कॉन्सेप्चुअल जो अभी हमने आपके सामने बोला इस तरह से क्वेश्चन जाके बनेंगे। जैसे ऊर्जा संघटक में क्या आएगा, हमारे तीसरे पॉइंट में ऊर्जा संघटक में क्या आएगा, तो यहाँ पे सौर ऊर्जा आएगी, ठीक है, सौर ऊर्जा आएगा, सौर विकिरण आएगा, या अन्य तरह से जो ऊर्जा प्राप्त होती है
वो चीज़ें आएंगी, ठीक है। सौर विकिरण आएगा या फिर अन्य तरह से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो ये सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होती है, फैक्चुअल याद रखना, साइंस का भी क्वेश्चन बन सकता है, जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होती है। इसीलिए इस ऊर्जा को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे भी हम कहते हैं, ठीक है। जो पृथ्वी के सभी जीवों के क्रियाकलाप हैं, पृथ्वी के सभी जीवों के क्रियाकलाप हैं या भौतिक पर्यावरण को कहीं ना कहीं सारे क्रियाकलाप प्रभावित करते ही करते हैं, और उसमें क्या कहते हैं, ऊर्जा का भी एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक है। ये तो हो गई बेसिक जानकारी, लेकिन जो मेन कहानी शुरू होती है वो यहाँ से शुरू होती है। जब आप मानव पर्यावरण के संबंध की बात करते हैं तो सारी संरक्षण, सारी नीतियाँ, सारी संस्थाएं, जब बिगड़ना पर्यावरण शुरू होता है तब भारत में नीतियां बननी शुरू होती हैं। आप बाघ को मारोगे, शेर को मारोगे अपनी यूटिलाइज के लिए, हाथी को मारोगे उसके दांत के लिए, अपने महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए, तो उसके लिए संरक्षण अधिनियम आएंगे, क्योंकि मानव का कहीं ना कहीं इनसे क्या कहते हैं, मुठभेड़ हो रहा है। मानव अपने भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इनको नुकसान पहुँचा रहा है, इसलिए आगे चल के योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, योजनाएं बनाई जा रही हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि पहले मानव की कंडीशन क्या थी, फिर धीरे धीरे कंडीशन कैसे बिगड़ी। जैसे कि आप संबंधों की बात करोगे तो आदिमानव को ले लो, ठीक है, मोटी सी बात आपको समझा रहे हैं। आप आदिमानव को ले लो, आदिमानव पहले करता क्या था, जैसे आदिमानव पहले करता क्या था। अगर मानव पर्यावरण के संबंध की हम बात करेंगे तो कह सकते हैं कि पर्यावरण के जैविक संघटक का भाग जो होता है ये कई तरह से प्रभावित करता है, जैसे भौतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, है कि नहीं। या फिर ये भी कह सकते हो कि मानव की पर्यावरण के साथ दो तरह की भूमिका होती है ना। पहली तो मानव क्या कहते हैं, पर्यावरण का घटक है ना, एक भाग है। पहले में क्या होता, मानव कहीं ना कहीं जैविक संगठक एक तरह से है, पर्यावरण में इंक्लूड है, और दूसरा एक घटक है, मतलब कारक है। मतलब मनुष्य के जो सभी प्राकृतिक गुण हैं, जन्म से लेके वृद्धि तक या जन्म से लेके वृद्धि से लेके मृत्यु तक, वो कहीं ना कहीं पर्यावरण के एक कारक हैं या पर्यावरण द्वारा कहीं ना कहीं प्रभावित होता है और उसी के द्वारा नियंत्रित भी होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि मनुष्य के साथ साथ जीव जंतुओं के फिर भी जितने गुण होंगे वो कहीं ना कहीं जन्म से लेकर मृत्यु तक पर्यावरण से प्रभावित होंगे। सौर ऊर्जा नहीं मिलेगी क्या कहते हैं पेड़ पौधों को, तो पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। जल नहीं मिलेगा पेड़ पौधों को, क्या होगा, सूख जाएंगे। सौर ऊर्जा मिल रही है लेकिन जल नहीं मिलेगा, फिर भी तो सूख जाएंगे ना पौधे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जैविक और अजैविक घटक पर्यावरण के लिए बेहद जरूरी हैं। अब हम समझा क्या रहे थे आपको यहाँ, ये जैसे मानव पहले क्या था, आदिमानव था, तो क्या था, पाता और दाता की भूमिका थी। पाता और दाता की भूमिका थी। बेसिकली मानव जितना पर्यावरण से लेता था उतना पर्यावरण को क्या करता था, दे देता था, ठीक है। ये चीज़ जानना पड़ेगा, दे देता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पर्यावरण से जो संसाधन लेता था और संसाधनों को कह सकते हो कि संसाधनों में अपना योगदान देता था, पौधे लगाता था, पेड़ों को लगाता था, पानी देता था। तब उतना टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, मतलब कह सकते हो कि बैलेंस बना के चल रहा था। लेकिन अब जैसे कह सकते हो अगर मनुष्य एक पेड़ को काट रहा है तो कम से कम 3-4 लगाए तब उसकी छत पूर्ति कर सकता है या बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर आज की डेट में अगर एक पेड़ अगर आप लगा रहे हो तो इस पेड़ को, जो पेड़ बड़ा हुआ था उसकी एवं बढ़ने के लिए कम से कम कई साल लग सकते हैं, ठीक है। इसलिए पेड़ों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, तब तो बैलेंस बनेगा जाके। कि एक पेड़ काटोगे आप, एक पेड़ लगाओगे, तब भी तो नुकसान हो रहा है ना। या तो फिर आपको लगे कि हमें इस पेड़ की ज़रूरत इतना दिन है, उसके पहले आप पेड़ को काट लीजिए, तो ऐसा होना मुश्किल रहता है, ठीक है। तो जैसे आगे जाओगे तो इसको अपने खंडों में डिवीजन कर लो, अपने आप समझ में आएगा। जब आदि मानव के बाद धीरे धीरे इन चीज़ों को अपने खंडों में डिवीजन करोगे तो चीज़ें अपने आप समझ में इसलिए आ जाएगी। मानव जब पशुपालक था, आखेटक था, तो क्या करता था ना। उसके बाद क्या कहते हैं, जब औद्योगिकरण आया तो क्या हो गया ना, समझ सकते हो ना कि औद्योगिकरण आया तब क्यों हो गया। और मानव पर्यावरण के संबंधों की जरूरत क्यों पड़ी, नियम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हुआ ना। औद्योगिकी आई तो मानव असंवेदनशील हो गया प्रकृति के प्रति, पर्यावरण को ध्यान नहीं दिया, भौतिकवादी हो गया। जब भौतिकवादी हो गया तो मानव की जो टेक्नोलॉजी थी वो जानलेवा आई, विनाशकारी आई। अगर मानव का कहीं ना कहीं, मानव ने बम भी बनाया मनुष्य को मारने के लिए, तो उससे पर्यावरण क्षति हो रही है। इन चीज़ों का मानव ने कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दिया। तो कुछ चीज़ों को मिला के अपने आप उठा लो और जोड़ के देखो कि औद्योगिक आने से कहीं ना कहीं पर्यावरण को हर तरह से क्या हुआ है, नुकसान हुआ ही हुआ है। आप DDT का यूज करते हो, उर्वरक का यूज करते हो, तो ये भी कहीं ना कहीं दीर्घकालिक प्रभाव डालता है, आपकी मिट्टियों को, फसलों को खराब करता है कि नहीं। तो पर्यावरण का मानव पर प्रभाव दो तरह से आया आपके सामने। कैसे आया, एक तो प्रत्यक्ष रूप से आया और दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से आया, ठीक है।
एक तो मानव मनुष्य सीधा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव फैला रहा है, एक सीधा प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव फैला रहा है। जो प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है उसमें क्या हो सकता है, मानव क्या कर रहा है, मानव भूमि का परिवर्तन कर रहा है, भूमि को नष्ट कर रहा है, वनों को नष्ट करके भूमि बना दे रहा है, या वनों को नष्ट करके क्या कहते हैं खनन कर रहा है, वनों को नष्ट करके बिल्डिंग्स बना रहा है, समझ गए, अपने घरों को बना रहा है। तो कहीं ना ये प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहा है, निर्माण कर रहा है, प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहा है, ठीक है। या मौसम की जानकारी ले रहा है, मौसम रूपता पे प्रभाव आ रहा है तो क्या कर रहा है, प्रत्यक्ष कारक हो गया। नाभिकीय कार्यक्रम कर रहा है तो क्या हुआ, वो भी इसी में आ गया, प्रत्यक्ष कारक हो गया। लेकिन अगर आप अप्रत्यक्ष कारक में जाओगे तो कह सकते हो कि अप्रत्यक्ष कारक जो होता है नियोजित नहीं होता है, वो ना सोचा गया होता है ना तो नियोजित होता है। मनुष्य नहीं चाहता है कि पर्यावरण को हम नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन इकोनॉमी ऐसे डिसबैलेंस होती है कि मनुष्य को इंडस्ट्री लगानी पड़ती है, इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। और जब इन चीज़ों पे ध्यान देगा तो मोटी बात एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए एक कारखाने हैं, बगल से नदी गुजर रही है, बैलेंस कर लेगी। लेकिन अगर कई कारखाने होंगे तो इनके जो डिस्पोजल होंगे, इनके वेस्ट मटेरियल होंगे वो नदी में फेंके जाएंगे, गंदा पानी निकलेगा। गंदा पानी निकलेगा तो क्या होगा, नदियाँ दूषित होंगी, इसका भी कहीं ना कहीं मानव पर प्रभाव पड़ेगा, फसलों पर प्रभाव पड़ेगा, वनों पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि विकासशील और विकसित देश में मूलतः जितनी नदियाँ हैं वो कारखानों की वजह से दूषित हुई हैं। तो ये मानव पर्यावरण का संबंध है, इसको आप अपने तरीके से सोच सकते हो, मनन कर सकते हो, इसमें पढ़ने और दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद जब हमारा जैवमंडल, बायोम या पारिस्थितिक तंत्र का पोर्शन शुरू होगा तो बेसिकली क्लासेस के माध्यम से आपको फ्रेमिंग करेंगे। ऐसे ही फ्रेमिंग करने के बाद आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि यूपीएससी या यूपीपीसीएस की डिमांड है क्या, वो इन चीज़ों को कैसे पूछने का प्रयास करता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे जो हमने अभी आपको बोला, और इन्हीं को कॉन्सेप्ट के फॉर्म में 1 2 3 करके पूछेगा, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, या 1 2 3 सभी सही है, इसमें से 1 सही है, इसमें से 2 सही है। और जहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा वहाँ हम आपको डिनोट कर देंगे कि ये चीज़ें रट्टा मारनी है, आप एग्जाम में जाकर रट्टा कर लेना, ठीक है। तो आज से हमारी क्लासेस कंटिन्यू चलेगी एनवायरनमेंट की, और मूलतः 15 क्लास 6-7 दिन में खत्म हो जाएगी एनवायरनमेंट की। उसके बाद फिर अदर सब्जेक्ट पर हम ध्यान देंगे। धन्यवाद।